नमस्कार, मध्य प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल यानी डीजेना न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और बात हमारे इस खास शो क्रेजी क्रिकेट और आईपीएल से जुड़े तमाम मुकाबलों की। आज मुकाबला है लखनऊ वर्सेस दिल्ली। दिल्ली और लखनऊ की टीम में काफी कुछ परिवर्तन आज देखने को मिल सकता है क्योंकि कई नए और जाने माने खिलाड़ी आज टीम को ज्वाइन करेंगे। ये बात मेरी बजाय यदि हमारे एक्सपर्ट से हम करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, इसलिए मैं पहले परिचय करा देता हूं जिन्हें आप सभी जानते हैं, लेकिन औपचारिकता के तौर पर एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं हमारे खास एक्सपर्ट को। सुखदेव सिंह गुम्मन सर जाने माने क्रिकेटर हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके साथ हमें ज्वाइन करें रमेश भाटिया क्रिकेट फाउंडेशन के सेक्रेटरी और कोच संजय चौबे सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर आज के मैच की हम बात करें क्योंकि नए खिलाड़ी और जाने माने चेहरे एक बार फिर दिखाई देंगे, लेकिन उससे पहले कल की बात कर लेते हैं। मुंबई के खिलाफ केकेआर ने जिस अंदाज में जीत दर्ज की है ये लंबे समय तक जहन में रहने वाली है क्योंकि कल पैट कमिंस ने तबाही मचाई है। ये तबाही ही कहलाएगी कि पूरा मैच और उसका रुख पलट कर रख दिया। सर पैट कमिंस हम उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन एक तरीके की कोहराम सुनामी कहना चाहिए सुनामी कि डेफिनेटली इस तरह की बैटिंग जो है ना, हमने कल भी बात करी थी। ब्रेंडन मैकलम जिस ब्रांड का क्रिकेट खेलते हैं उन्होंने अपने सब प्लेयर्स को ये बोल रखा कि जैसा हमने कहा कि वेंकटेश से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उसने कहा कि आप चिंता मत करिए, आपका विकेट हो रहा है, आपका काम है जाकर 5 ओवरों में 50 रन बनाना, कि आपको तो रन बनाने ही बनाने हैं। और वही कहीं ना कहीं कल हमको ग्लिम्पसेस दिखे कि पैट कमिंस जब खेलने हैं उस समय लगभग मैच जो मुंबई की गिरफ्त में था और लग रहा था कि रसल रनर आउट हुए, बहुत अच्छी तरीक़े से सेटअप किया उनको भी, पॉइंट पे कैच देकर गए, वो बड़ा हिट मारने की कोशिश में बॉल खड़ा किया और आउट हो गए। तो उस समय लग रहा था कि मुंबई जो है ये मैच जीत जाएगी, परंतु जैसा कि मैंने कहा कि ये फटाफट क्रिकेट जो है बहुत सारे रूप बदलता है। हमें एक बार लगता है कि एक टीम जीतेगी, दूसरा लगता है दूसरी जीतेगी, और एक ओवर 16वां ओवर जिसमें 4 छक्के 2 चौके और 2 नो बॉल, 34 रन उस ओवर में बने। और 34 रन एक ओवर में आके आप एक जहां पे स्ट्रगल कर रहे थे कि वेंकी एक तरफ है और 5 विकेट हो चुके हैं, क्या ये आसपास भी जा पाएंगे, आप 16 ओवर में मैच जिता देते हैं। इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। मैं तो ऐसा कहूंगा कि अब पैट कमिंस को शाहरुख खान के पास जाना चाहिए कि साहब आपने मुझे एज ए बॉलर खरीदा था, देखिए मैंने कैसी 50 बनाई और 15 बॉल के ऊपर आपको जिता दिया, तो मुझे मेरा जो पे है वो बढ़ना चाहिए। और 1 महीने बाद उनका बर्थडे आने वाला पैट कमिंस, और कल उन्होंने ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके उन्होंने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया। क्रिकेट जो मैं बार बार कहता चला हूँ कि कोई एक बल्लेबाज 1 ओवर में 30 रन बना दे और कोई एक बॉलर 1 ओवर में हैट्रिक ले लें या 2 क्रूशियल विकेट ले लें, उसी में ही टीम का पूरा बैलेंस दूसरी टीम का जो बिगड़ जाता है और वो अपनी टीम के फेवर में उसको ले आते हैं। और यही फटाफट क्रिकेट है और यही कारण है कि जितने टीम्स हैं उन सब ने जितने अच्छे प्लेयर हैं बॉलर्स में अगर देखेंगे तो कम से कम 2 ऐसे बॉलर लिए हैं जो कंजूस हो, रन ना दें, विकेट भी लें, और कम से कम 2 बैट्समैन ऐसे लिए हैं जो ताबड़तोड़ बैटिंग करके जिनका स्ट्राइक रेट 140 150 हो, 35-40 रन आपको मिनिमम देते हों। और हर एक ने मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रांग कर लिया हुआ है कि मिडिल ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो सारे ही आतिशी प्लेयर हैं, उठा कर लंबे हिट मारने वाले हैं। जहां आप देखेंगे कल भी अगर हमने देखा, मुझे नहीं लगता कि पैट कमिंस से कभी किसी ने भी इस तरह की बैटिंग की एक्सपेक्टेशन की होगी, आशा की होगी कि वो ऐसे आएंगे और आने के बाद मारेंगे। वो डैनियल सैम को जैसे मार रहे थे तो खड़ा होकर हंस रहा था, ए फास्ट बॉलर बॉलिंग टू ए फास्ट बॉलर बीइंग हिट फॉर ए 6, है ना, और वो हंस रहा था कि बार कैसे मार रहा है यार ये, रुथलेसली बिल्कुल बुचर की तरह मार के उसने मैच वन साइडेड ही खत्म कर दिया। और मैं तो कल कहूंगा कि थिंक टैंक की भी जो बात होती है, हम एक जर्नल जब भी कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो एमसीए स्टेडियम पुणे में 2 मैच खेले गए, बैटिंग करने वाली टीम जो जीती। और कल केकेआर ने, हम बोल भी रहे थे कि शायद ये जो उन्होंने डिसीजन लिया वो गलत होगा, टॉस जीतने के बाद में मुंबई को बुलाया और मुंबई को बैटिंग करने के लिए जब बुलाया तो मुंबई इतना स्ट्रगल कर रही थी। ये तो बाद में जाके मुझे बोलना चाहिए कि कुछ रन पोलार्ड ने जो बना दिया आकर, तो ये एक सम्मानजनक स्कोर 161 रन 4 विकेट के ऊपर देखा। अन्यथा मुझे लग रहा था कहीं पे भी 140-45 रन के आसपास मुंबई सिमटती नजर आ रही थी। और जिस तरह से हमने कहा था कि मुंबई के जो 2 मेन बैट्समैन है रोहित और ईशान किशन, उन दोनों के लिए सुनील नारायण और पैट कमिंस, ईशान को पिछले 3 इनिंग में 5 बॉलों में कमिंस ने आउट किया था। और रोहित के अगेंस्ट सुनील नारायण का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाने दिया था और कम से कम
5-7-8 बार उनको आउट किया हुआ था। और वो एक स्ट्रेटेजी जो उनके पास में थी, और मुझे लगता है कि उन्होंने इस पे भी प्ले किया कि जब आप खेलने जाते हैं, पहले खेलते हैं, आपको विकेट का अंदाजा नहीं होता कि वो किस तरह से खेलेगी। तो उस समय अगर आपके पास में अच्छे बैट्समैन है और अगर आप 1-2 विकेट पहले निकाल लेते हैं तो कहीं पे भी वो मैनेजेबल स्कोर होता है। जिस तरीके से 161 रन मुंबई ने बनाए और 16 ओवर में ही वो मैच आराम से केकेआर ने जीत लिया। फिनोमिनल परफॉर्मेंस था केकेआर का, और केकेआर एक डिफरेंट टीम इस बार दिख रही है। पिछली बार रनर्स अप रहने के बाद में तीनों मैच उन्होंने अभी जीते हैं। एक मैच में परफॉर्मेंस थोड़ा खराब था, बट एक दिन हमने अर्नल्ड को रसेल को देखा वो किस तरह से 31 बॉल पे 70 रन बनाते हैं, और अगले दिन आकर पैट कमिंस ने तो जो आईपीएल के अभी तक का 50 बनाने का रिकॉर्ड है उसी को तोड़ डाला। कि अभी लास्ट 50 मेरे ख्याल से इस सीजन में जो बनी है 23 या 24 बॉल पे बनी थी, 14 बॉल के ऊपर उन्होंने 50 बनाया और 15 के ऊपर 56 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो इस आईपीएल में हमें नए नए रिकॉर्ड टूटते हुए बनते हुए नजर आएंगे, और हम सब लोग जो है एक ट्रीट है क्रिकेट 2020 जो है, फटाफट क्रिकेट है, उसको रोज शाम को देखते हैं। और एक लंबा सीजन है, 70 मैच खेलने हैं, खेले जाने हैं, जिनमें से अभी टोटल 14 मैच हुए हैं। हमको 56 मैच अभी और देखना है। तो आप ऐसे ट्रीट देखते रहिए और मस्त रहिए। वैसे पैट कमिंस को कल जिस अंदाज में पोलार्ड ने उनकी गेंदबाजी के खिलाफ विस्फोटक बल्लेबाजी की थी, तो लगता है कि कहीं ना कहीं मन में जो एक मलाल था, वो मलाल इस तरीके से सैम्स के खिलाफ फूटेगा या पूरी मुंबई के खिलाफ फूटेगा, ये हमने नहीं सोचा था। लेकिन इतना जरूर है कि इस खिलाड़ी ने मुंबई इंडियंस के पूरे इरादे चौतरफा ध्वस्त कर दिए। संजय सर। बिल्कुल, और पैट कमिंस के साथ में आपको वेंकटेश अय्यर की भी तारीफ करना पड़ेगी, क्योंकि जब विकेट गिरते जा रहे थे तो एक तरफ से वो खड़े रहे और उन्होंने एक जो छोर जिसको बोलते हैं वो संभाल रखा था, और वो आखिर तक वो खेलते रहे उसमें। और पैट कमिंस ने आने के बाद उनका काम बहुत आसान कर दिया। ये ऐसी जो इनिंग्स पैट कमिंस ने खेली ये बहुत कम खेली जाती है। कल मतलब ऐसा था कि वो जहाँ बल्ला घुमा रहे थे वहाँ बॉल आ रही थी, ये वाला मामला था कल, और वो इसीलिए जीते भी। पर वेंकटेश की भी तारीफ करना पड़ेगी कि उन्होंने बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से कल अपने आप को ढाला। और जैसा कि सर बोल रहे थे कि मैक्यूलम ने बोला है कि आपका काम है जाके मारना, और पर आप हर बॉल पे तो मार नहीं सकते हो, आप थोड़ा सा आपको सिचुएशन के हिसाब से भी खेलना पड़ता। तो कल वेंकटेश ने सिचुएशन के हिसाब से खेला और दोनों ने मिलके कलकत्ता को जिताने में उनका सबसे बड़ा हाथ, अगर जितना पैट कमिंस का है उतना ही वेंकटेश अय्यर का। ये कि इंदौरी का प्रेम था कि सवाल होने से पहले ही वेंकटेश अय्यर की बात कर ली। वैसे सर ये बात तो तारीफ करना होगी कि इस इनिंग की हम लोग वेट कर रहे थे कि थोड़ा सा वो आए, विकेट पर थोड़ा समय दें और एक ऐसी इनिंग खेले जिससे उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो, और कल वो हमें वेंकटेश अय्यर में दिखाई दिया। नहीं, हमने कल भी बात करी थी कि जब आप इंडियन रैंक्स में आते हैं, इंडियन टीम में खेलते हैं, तो आपसे एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है। और वो एक्सपेक्टेशन लेवल का मतलब होता है क्योंकि आपके में टैलेंट है इसलिए आपको सिलेक्ट किया गया है और आप इंडिया के लिए रन बना रहे हैं। और जब आपको किसी फ्रेंचाइजी ने लिया है, आप सबको मालूम होगा कि 8 करोड़ में उसको रिटेन किया गया केकेआर की तरफ से। तो एक प्लेयर जो एक सीजन में अनकैप्ड था, 20 लाख रुपए से उसकी बोली चालू हुई थी और वो अगले सीजन में 8 करोड़ में रिटेन किया जाता है, उसकी फ्रेंचाइजी उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखती है, उम्मीद रखती है कि ये मेरे लिए उसी तरह का परफॉर्मेंस देगा जो पिछली बार किया था। और पहले 2 मैचेस में अगर हम देखें तो बहुत ही ऑर्डिनरी सा परफॉर्मेंस था वेंकटेश अय्यर का। और हमने बार बार कहा कि जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो मैटर करती हैं। आप कितने अच्छे प्लेयर हैं, आपको कितने में भी रिटेन कर लिया जाए, कितने पैसे मिल जाएं, पर जाकर तो आपको क्रिकेट ग्राउंड में ही खेलना है, विकेट पे ही बैटिंग करनी है, उस विकेट पे ही बॉलिंग करनी है। और अगर एज ए बैट्समैन आप रन नहीं बनाएंगे तो आपकी टीम पे कहीं ना कहीं प्रेशर रहेगा। आप कितने बड़े प्लेयर हो, अगर आप बार बार कम छोटे स्कोर पे आउट होते चले जाएंगे तो आपके टीम थिंक टैंक जो वो फोर्स होगा कि बहुत सारा बेंच स्ट्रेंथ है आपके पास में, 25-30 प्लेयर का एक पूल है, उसमें से लोग रेडी बैठे हुए हैं जिनको ड्राफ्ट किया जाए और वो आपको रिप्लेस करके अच्छा खेलना चाहते हैं। वो अच्छा खेलेंगे तो फिर आपको वापस आना जो है बहुत मुश्किल होगा। और कल भी हमने बात करी थी, उनको बैटिंग अच्छी करनी चाहिए क्योंकि जिस कैटेगरी में वो आते हैं, ऑलराउंडर कैटेगरी में, उनके काउंटर पार्ट जो हैं हार्दिक पांड्या जो वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं गुजरात टाइटंस को, और 4 ओवर भी कर रहे हैं। हमने कल भी बात करी थी, बॉलिंग में भी उनकी स्पीड वेंकटेश से ज़्यादा अच्छी है और
अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो वेंकटेश जो है वो बैटिंग ऑलराउंडर है, जैसे संजय ने कल बताया था, और जो हार्दिक पांड्या है वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। दोनों अलग अलग हैं, बट दोनों की अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो कहीं ना कहीं जिस भी चीज़ में आपकी स्पेशलाइजेशन है उसमें तो आपको बेटर करना ही होगा। और साथ में आप अगर ऑलराउंडर बोलते हैं, आपसे अगर बैटिंग ऑलराउंडर है तो आपको 2 ओवर 3 ओवर आपका कप्तान एक्सपेक्ट करता है, 1 ओवर तो आपको वो करना होगा, वो भी उसमें कफायती रख के ऊपर अगर आप विकेट लेंगे। सिमिलरली अगर आप हार्दिक को देखेंगे तो हार्दिक बहुत हार्ड हिटर भी हैं, उनकी जो अगर स्ट्राइक रेट हम देखेंगे वो काफ़ी अप है, ऊंची है, और वो रन भी बनाते हैं। तो जब आपके पास स्टिफ कंपटीशन हो तो आपको और अपना बैटर देना होगा। और कल एक एंड के ऊपर उन्होंने इंटैक्ट रखा, दूसरी तरफ विकेट गिरते चले गए, और तो भी 5 विकेट डाउन होने के बाद में 16 रन में 16 ओवरों में 161 रन बनाना फटाफट से क्रिकेट जो है बहुत अच्छा क्रिकेट था, बहुत बढ़िया था। और मैंने जैसे कहा कि केकेआर की थ्योरी बिल्कुल अलग है बाकी सब टीमों से, कि बाकी टीम चाहती है कि पहले आप जाइए, देखिए, समझिए विकेट, और बाद में एक्सलेट करिए मिडिल ऑर्डर्स में या लास्ट में जाके आप स्लॉग ओवर्स में मारिए और एक अच्छा रन बनाइए। और यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि आखिरी आप पहली बॉल से आपको उठाकर मारना है, और आप उन्मुक्त होकर बैटिंग करिए, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है। आपको 120 बॉल खेलनी है पूरी टीम को, आपके हिस्से में जो है 11 बॉल आती हैं, 11-12 बॉल आप खेलिए, 12 बॉल आती है, 12 बॉल खेल के आप अपना काम करिए, हम आपको खिलाएंगे। और जब ऐसा कॉन्फिडेंस मिलता है तो ऑब्वियसली आपको ऐसी इनिंग्स देखने को मिलेंगी। कोई भी प्लेयर है वो डर कर, सहम कर, रुक कर, स्लो इसलिए खेलता है कि मैं मेरे रन बना लूँ, मुझे निकाल ना दिया जाए। और जब उसका कैप्टन बोलता हो, उसका हेड कोच बोलता हो, उसका फ्रेंचाइजी ओनर बोलता हो कि आप तो मस्त खेलिए, हम आपके साथ हैं, तो ऐसी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। परफॉर्मेंस की बात करें तो वो बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है फिलहाल मुंबई इंडियंस की। संजय सर, वैसे मेरा सवाल दोनों से, आपसे शुरुआत करता हूँ। मुंबई इंडियंस को हमने कई बार स्ट्रगल करते हुए देखा है, लेकिन इस बार इस टीम में हार के बाद जो मायूसी, मैदान पर जो निराशा, कप्तान रोहित शर्मा की जो बॉडी लैंग्वेज है वो पूरी तरीके से एक उदासीन दिखाई दे रही है। कल भी हमने कई ऐसे मौके देखे जब लगा कि क्या ये वाकई में वही रोहित शर्मा जो भारतीय टीम का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। नहीं, थोड़ी देखिए क्या होता है कि पहली बात तो उन्होंने जो उनका जो स्कोर था वो बहुत कम था। मतलब बाद में पोलार्ड ने जरूर वो 2-3 छक्के मारने के बाद, और वो जो 140 के आसपास होने वाला था वो जाके 161 पे चला गया। और मैं कल मैं आपको बोल ही रहा था कि केकेआर की कोशिश रहेगी कि 150 से 170 के बीच में इनको हम रोके, तो वो तो कामयाब हो गए। अब रोहित शर्मा का मैंने कल भी आपको जैसे बताया था कि बोला था कि अगर वो चलेंगे और ईशान किशन चलेंगे तो फिर क्या होता है, जब ओपनर जब दोनों अच्छे हैं, जो दोनों धाकड़ बल्लेबाज हैं, अगर वो चलेंगे और वो 10 ओवर या 12 ओवर वो खेलते हैं और आप अपनी टीम को मजबूती से वो जब रोहित शर्मा का बल्ला चलता है तो आपको मालूम कि 10-12 ओवर में फिर उनका 80-90 रन होना बहुत मामूली बात है। तो वो अनफॉर्चुनेटली वो चल ही नहीं पा रहा है। अभी मैंने देखा कि 150 के अलावा उनका कोई ज़्यादा स्कोर हुआ नहीं है। फिर जो पीछे बैट्समैन था उसमें भी क्या हुआ कि फिर बॉलें ज़्यादा उनकी, वो लोग जो आने वाले बैट्समैनों को प्रॉब्लम हुई, थोड़ा सा रुक के भी आ रहा था बॉल तो उनको प्रॉब्लम भी हुई। और उमेश यादव ने जो स्पेल फेंका है कल, वो सुपर, मतलब जो उमेश यादव बॉल फेंक रहे हैं, मैंने उनको ऐसा बॉल फेंकते हुए बहुत कम समय, मतलब बहुत टाइम बाद देखा है। बहुत बदलाव किया इस खिलाड़ी ने। बहुत ही शानदार बॉलिंग उनकी, आउट स्विंग इन स्विंग दोनों। मतलब रोहित शर्मा कल मैं देख रहा था जब शुरू के मैंने 3-4 ओवर देखे तो उसमें 2-3 बार तो बोल्ड होते हुए बचे, 2-3 बार सबके पास से बॉल निकल गई और आखिर में उन्होंने बाउंसर पे उसको आउट ले ही लिया। तो उमेश यादव की भी तारीफ करना पड़ेगी कल के मैच में। और मुंबई के साथ तो प्रॉब्लम अभी चल ही रहा है, मैं आपको जैसा बता रहा हूँ कि अभी बैटिंग उनका इतना अच्छा चल नहीं रहा है, और उसका बहुत बड़ा रीज़न है रोहित शर्मा। जब रोहित शर्मा अगर बैटिंग करेंगे तो फिर मुंबई अलग दिखेगी आपको। और केकेआर ने कल की जीत के साथ ही अंक तालिका में अपने आप को टॉप पोजीशन पर पहुंचा दिया। और दूसरी तरफ बात की जाए मुंबई इंडियंस, तो वो अंक तालिका में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की स्थिति में है। सर, मुंबई इंडियंस को हमने वैसे देखा कई बार है परेशान होते हुए, निराश होते हुए, मायूस होते हुए, लेकिन पलटवार किया। लेकिन इस बार की परिस्थितियां बता रही है कि इस टीम के अंदर वो एनर्जी नहीं दिखाई दे रही जिसके लिए मुंबई इंडियंस जानी जाती है। नहीं, देखिए क्या होता है, जब कोई भी कैप्टन होता है किसी फ्रेंचाइजी का, और कैप्टन ऑलवेज जो है वो लीड करता है बाय एग्जांपल्स। अगर वो बल्लेबाज होगा तो अगर वो रन बनाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस तो अप होगा, टीम का कॉन्फिडेंस भी अप होगा, बाकी बैट्समैन को प्रेरित करेगा कि मैं अच्छी बैटिंग कर रहा हूं, आपको भी अच्छी बैटिंग करनी होगी। सिमिलरली अगर आप बॉलर होंगे और आप अगर अच्छी बॉलिंग करते हैं, आप विकेट्स लेते हैं, तो दूसरे बॉलर्स को भी ये प्रेशर रहता है कि मेरा कैप्टन परफॉर्म कर रहा है। और जब आप अच्छा क्रिकेट में करते हैं, आपका माइंडसेट अच्छा होता है, आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो आपके फेवर में आता है, क्योंकि आप रिलैक्सड हैं, आप कोई स्ट्रेस नहीं है, आप सोच नहीं रहे कि यार मुझे विकेट नहीं मिल रहा, मुझे क्या करना है, हम हार रहे हैं, हमें क्या करना है। आप जीत रहे हैं, आप अपना काम बेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी टीम
बेटर करेगी। रोहित शर्मा की हम बात करें, मैं बार बार कहता चला हूँ, जितना बड़ा टैलेंट वो है, उस टैलेंट से मुझे लगता है, देखिए हर एक की अलग अलग राय होती है, आपकी राय अलग हो सकती है, संजय की अलग हो सकती है, कि उस टैलेंट से जस्टिफिकेशन जो है रोहित का नहीं होता है। मैंने ऑन एवरेज देखा है कि वो 10 इनिंग खेलेंगे, उनमें से एक इनिंग में बड़ा स्कोर करेंगे, और 9 इनिंग में उनका बहुत ही लोएस्ट स्कोर होगा, कम होगा, 20 रन बनाए, 30 रन बनाए। आप टेस्ट मैच जब खेलते हैं, आप 30 रन के ऊपर अगर खेल रहे हैं एज ए बैट्समैन, उस समय आपका विकेट जो है एक रैश शॉट खेल के नहीं गवा सकते हैं। आपने वहां पे ये टाइम दिया है, आप एक्लेमेटाइज हो गए हो, आप कंडीशन समझ रहे हो, आप सेट कहा जाता है, उस समय बैट्समैन सेट हो गए। जब आप सेट हो गए तो आपकी टीम आपसे डिमांड करती है कि आप बड़ा 100 करेंगे या बड़ा 100 करेंगे। बड़ा 100 की बात करें तो 150, 175, 200 तक आप जाएंगे, ताकि आपकी टीम को वो वाला एडवांटेज मिले कि हमारे बैट्समैन सेट है, हमने रन बनाए और हमारे बॉलर उसको डिफेंड कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि वो उनकी शॉर्ट कमिंग है, एक कमजोरी बहुत बड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल है। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल आते से ही उनको पता नहीं क्या हो जाता, उनको वो बॉल छोड़ते नहीं है, कमिट हो जाते हैं, और कमिट होके कल देखिए, कल भी उन्होंने उसको पुल किया, हाँ, पुल मारने की कोशिश करी और आउट हुए। तो आप जब इतना इंपॉर्टेंट विकेट है आपका, आपको एक हाई प्राइस टैग आपके लिए रखना चाहिए कि मैं मेरा विकेट बॉलर को खराब शॉट पे नहीं दूंगा। आप वहां पे रुकिए, आप रुके रहेंगे तो आपके आसपास बल्लेबाज हैं, वो काम करेंगे। और जैसे हमने देखा है कि मुंबई की बैटिंग लाइनअप में ईशान किशन जो है 5 50s अभी तक कर चुके थे, लगातार 5 IPL मैचेस में लास्ट में उन्होंने 5 50 किए थे। कल उनको भी उन्होंने वर्कआउट किया। और हर देखिए, हर बैट्समैन की आज की डेट में जो जितने भी आपके पास कोचेज हैं, जितने भी आपके पास बायो मैकेनिक के लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन, हर एक चीज़ की उनके पास डिटेल होती है। कौन से बल्लेबाज को कहाँ पे बॉल की जाएगी तो वो रन बनाएगा, और कहाँ पे की जाएगी जहाँ पे वो स्ट्रगल करेगा। तो अपनी टीम को पहले से ही एक खाका तैयार करके भेजा जाता है। ईशान किशन को आपको ऑप्शन से बाहर एंगल करते हुए बाहर डिलीवरी डालना है, आपको विकेट पे नहीं खिलाना है। रसल रॉनल्ड को ऑप्शन से बाहर रेस करती हुई वाइड बॉल डालनी है आपको, उसको विकेट पे और ऑन साइड पे नहीं खिलाना। तो हर एक बैट्समैन को उन्होंने सॉर्ट आउट करके रखा है। बट डिफरेंस वहां पर आता है कि कौन सी टीम जाकर अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाती है और कौन सी टीम एग्जीक्यूशन नहीं कर पाती है। और मुंबई, जैसे कि हम हमेशा कहते चले आ रहे हैं कि वो खरगोश टाइप रही है कि सो जाती है पहले छाया में कि अब तो कछुए को चलने दीजिए धीरे धीरे, लास्ट में हम कैंटर करके भागकर दौड़कर हम फिनिशिंग लाइन से पहले पहुंच जाएंगे। बट इस बार जो कछुए हैं वो बहुत तगड़े हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, जो उनको कंपटीशन दे रहे हैं। उनके साथ लड़ना और उनके साथ अभी पहले तीनों मैचेस हार जाना। आप देखिए, सबसे ज्यादा टाइटल CSK ने और मुंबई ने जीते हैं, और दोनों ही टीम पहले 3-3 मैच हार चुके हैं। CSK आज तक अभी 3 मैच लगातार नहीं हारा, मुंबई ने पहले हारे हैं 5 मैच भी लगातार हारे 2015 में, और 7 मैचेस जो पहले उसी समय वो सीरीज भी जीती है। हाँ, उसके बाद वो टाइटल भी उन्होंने जीता था। तो ऑलवेज होता है, बट हमेशा हम कभी भी चेजिंग गेम नहीं कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप लॉस करते ही चले जाएंगे, वैसे वैसे आपके प्लेयर का मोरल डाउन होता चला जाएगा, और आप जब तक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जीतेंगे नहीं, करेंगे नहीं। और हमने कल भी बात करी थी डैनियल सैम्स और थम्पी की, कि उनकी वीक लिंक जो हैं वो 2 हैं, उनको कहीं सुधारना होगा। उन्होंने वो दोनों ही कल सुधारे नहीं, और वहीं पे एक 35 रन का ओवर सैम्स का, मैच खत्म, बिल्कुल मैच खत्म हो गया उसमें। तो आपको जो छोटी छोटी चेंजेस हैं, निगल्स होती हैं बॉडी में, कहीं छोटी स्ट्रेन होती है, उसको ठीक नहीं करेंगे तो ये मशीन ठीक नहीं चलेगी। और कहीं पे भी कचरा आ जाएगा कार्बोरेटर में तो आपका इंजन बंद हो जाएगा। कचरा हटाइए, बढ़िया से स्पीड में आइए। और अभी भी बहुत सारे मैचेस बचे, 11 मैच आपको और खेलने हैं अभी भी कुछ मेजर लॉस नहीं हुआ है। और आप अगर अभी भी अपनी सारी चीजें क्रैक करेंगे तो मुंबई पलटवार करती आई है। हम उम्मीद करेंगे इस बार फिर से पलटवार करें। सर, कहाँ कचरा दिखाई दे रहा है मुंबई की टीम में और कैसे दूर किया जा सकता है? नहीं, उनका थोड़ा सा बॉलिंग का ही है, जैसे सर ने बोला कि उनका बॉलिंग वीक लग रहा है। और जो पहले था, जैसे बोल्ट थे उनकी टीम में, और बुमराह भी अभी उतना, जैसे कल कभी कभी क्या होता है जब खराब टाइम चलता है ना, तो आप देखना कि वो जिसको बोलते हैं कि समय खराब चल रहा है। कल जैसे छक्का पाया मारा बुमराह को, कमिंग्स ने जो छक्का मारा, अब आप बताइए कि वो यॉर्कर डालने जा रहे थे, ओवर पिच हो गया और सामने छक्का हो गया। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो उनका मेन प्रॉब्लम यही हो गया है कि जो मीडियम पेसर हैं वो इतने अच्छे चल नहीं रहे हैं। बुमराह एक मैच में अच्छा डालते हैं, फिर थोड़ा सा चला जाता है उनका। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे थोड़ा मुंबई को इसके ऊपर अपना सोचना पड़ेगा, और शायद आने वाले जो मैचेस हैं उसमें वो ठीक होकर रहें।
संजय, मुझे एक चीज और लगता है कल के मैच में स्पेसिफिकली, कोई भी टीम 11 ओवर में अगर 55 रन बनाती है और आपके 3 विकेट आउट हो चुके हैं, वो टीम बहुत ज़्यादा रन उसके बाद नहीं बना सकती। और वो भी खासतौर पे वो टीम जिसमें रोहित शर्मा जैसे प्लेयर हो, सूर्य कुमार यादव जैसा प्लेयर हो, जिसमें ईशान किशन जैसा प्लेयर हो, इतने हार्ड हिटिंग बैट्समैन आपके पास, और 11 ओवर में 55 रन बन के 3 विकेट आपके आउट हो जाए, तो आप आधा मैच तो वहीं हार चुके थे। मैं फिर भी तारीफ करूंगा सूर्य कुमार यादव की। हमने कल भी बात करी थी कि वो उनके स्टार बैट्समैन हैं, सबसे ज़्यादा इस फ्रेंचाइजी के लिए रन बनाए हैं। कल वो वापस आके उन्होंने फिर से 50 करके जस्टिफाई किया कि मैं एक कंसिस्टेंट प्लेयर हूँ आपके लिए, मैं हमेशा रन बनाता हूँ, मैं आ गया हूँ, मैं आपके लिए रन बनाऊंगा। पर उसके बिना जिन लोगों को आपके साथ बैटिंग करना था, वो आपके साथ बैटिंग नहीं कर पाए। तिलक वर्मा की तारीफ करी जाए, यंगस्टर हैं, 38 रन बनाए उन्होंने 27 बॉलों पर। और पॉलार्ड ने तो 440 की स्ट्राइक रेट से 5 बॉलों पे 22 रन बनाए, जिसके कारण से 161 रन तक भी पहुंच सके। और बीच में लगा कि मुंबई शायद ये मैच जीत जाएगी, परंतु कमंस की सुनामी आई और एक तरफ मुंबई को उड़ा कर ले गए। नहीं सर, उसमें एक चीज और है कि देखिए उन्होंने आखिरी के 9 ओवरों में 106 रन बनाए। अगर पहले 11 ओवर में 55 रन बनाए तो आखिरी के 9 ओवर में 106 रन बनाए, तो ये उनको सोचना पड़ेगा कि जब हम लास्ट के 9 ओवर डेप्थ है लेकिन उसका यूज नहीं में, किया जा रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर वो आखिरी के 9 ओवर में 106 बना सकते हैं तो पहले 11 में क्यों नहीं। तो ये वो कमजोरी है भी मुंबई जैसी मुंबई जैसी मुंबई जिससे अपेक्षाओं का भी थोड़ा ग्राफ ज्यादा रहता है। और अब बात कर लेते हैं लखनऊ वर्सेस दिल्ली। दिल्ली के लिए खास खबर यह है कि डेविड वार्नर जैसे धाकड़ बल्लेबाज ने इस टीम को आज ज्वाइन कर लिया है और सरफराज खान को टीम लेकर आई है। हम सोच ही रहे थे कि कहीं ना कहीं दिल्ली में एक जो थोड़ी सी तकलीफ है वो मिडिल ऑर्डर में है, एक फिनिशर की कमी थी इस टीम में, क्योंकि हम देखें लुइस है और उसके साथ साथ ऋषभ पंत है, तो मिडिल ऑर्डर में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी। अच्छे खिलाड़ी हैं जो फॉर्म में भी दिखाई दे रहे हैं, बदानी भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक फिनिशर की जो जरूरत थी, संभवतः उस कमजोरी को दूर करने के लिए आज सरफराज खान को भी टीम में शामिल किया गया है। सर देखिए, बहुत बड़ा मैच है केएल राहुल वर्सेस ऋषभ पंत, भविष्य के 2 स्टार भारतीय टीम आज भी हैं, ऐसा नहीं है, बट आने वाले समय में वो बहुत बड़े स्टार बनेंगे। कि केएल राहुल को अगर हम देखें 2 फ्रेंचाइजीज में 550 रन कर चुके हैं 2 सीजन्स में, और ऋषभ पंत की बात करें तो किस तरीके से उसने अपनी टीम को फाइनल में यूएई में पहुंचाया था, ऑल्दो वो उस समय टाइटल नहीं जीत पाए थे, और रिकी पॉन्टिंग की कोचिंग में वो टीम बहुत निखर कर आई है। बट अभी क्या है कि क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि बहुत सारी टीम के इंटरनेशनल असाइनमेंट होने के कारण से बहुत सारे की प्लेयर्स जो अवेलेबल नहीं थे। डेविड वार्नर अब अवेलेबल हैं, अनिरुद्ध नोर्तजे भी जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इंजरी है, वो भी अवेलेबल हैं, शायद वो भी खेलेंगे आज इनके लिए। और हम लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो स्टॉइनिस जो है, मार्कस स्टॉइनिस ऑलराउंडर हैं जो पहले दिल्ली की तरफ से खेलते थे, वो इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स में हैं, वो भी अब अवेलेबल हैं सिलेक्शन के लिए। तो मुझे लगता है कि दोनों टीम के साथ में हम दिल्ली को देखें तो थोड़ा सा लग रहा था कि इनमें जो मेन प्लेयर हैं वो नहीं खेल पा रहे हैं, और टीम वो नहीं है जो पहले दर्जे की थी। पर अब डेविड वार्नर सनराइजर हैदराबाद से कैप्टनसी हटाया गया क्योंकि फॉर्म अच्छी नहीं थी। और उसके बाद में देखिए आप वर्ल्ड कप में उन्होंने ही ऑस्ट्रेलिया को कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, कितनी अच्छी इनिंग्स खेली। उसके बाद में अगर हम बात करें उनके इंटरनेशनल कैरियर में भी, तो उनका जो फॉर्म इस समय चल रहा है वो प्राइम फॉर्म में है। एक फॉर्म में, अच्छी फॉर्म में एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन ओपनर आपको मिलता है तो एक बहुत बड़ा सेट आपके लिए हो सकता है। और अनिरुद्ध नोर्तजे हम देख चुके हैं कि कितने खतरनाक और घातक गेंदबाज हैं, जिस स्पीड से वो बॉल डालते हैं, जिस एक्यूरेसी से डालते हैं, किसी भी कप्तान के लिए वो एक ड्रीम बॉलर हो सकते हैं कि वो आएंगे। तो इन 2 के आने से दिल्ली को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, और एक डिफरेंट दिल्ली की टीम जो है, जिनको हम अभी तक देखते चले हैं, वो इस मैच में अपने को देखने को मिलेगा। तो दोनों टीम में एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी आज मौजूद रहेगा और दोनों खिलाड़ी अपनी क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक शानदार मुकाबला इन दोनों के खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के माध्यम से भी हमें देखने को मिल सकता है। और अब बात कर लेते हैं 2 खास कप्तानों की, क्योंकि भारतीय टीम के भविष्य के प्रतिनिधित्व के तौर पर इन दोनों खिलाड़ियों को पहचाना जा रहा है, माना जा रहा है और कवायदें व्यक्त की जा रही है। सर क्या कहेंगे, ऋषभ पंत वर्सेस केएल राहुल? देखिए, मैं आपको बताऊं, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से ही खुलता है। अगर जो सरकारें भी बनती हैं तो अगर आप यूपी के अंदर लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा होती है हिंदुस्तान में, तो वहीं से रास्ता खुलता है। तो केएल राहुल और ऋषभ पंत, जो आप कैप्टनसी की बात कर रहे थे, मैं ये बोल रहा था कि दोनों ही कप्तान अच्छे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है जो मेरी सोच है
उसके हिसाब से मैं केएल राहुल को बेहतर कप्तान ऋषभ पंत से मानता हूँ। उसका रीज़न कुछ भी आप दे सकते हैं कि भाई वो बेहतर है, वो बेहतर है, वो एक बहस का मुद्दा हो सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि केएल राहुल ज़्यादा बेहतर कप्तान हैं मेरे हिसाब से। और देखते हैं आज के मैच में क्या करते हैं वो। सर कैप्टन की बात चलिए तो आप क्या कहना चाहेंगे दोनों कप्तानों के? डेफिनेटली देखिए, जहाँ तक केएल राहुल की बात है, एक बहुत कोइंसिडेंस भी है दोनों में कि दोनों विकेट कीपर बल्लेबाज है। ऋषभ पंत भी कीपिंग करते हैं और बैट्समैन हैं, और केएल राहुल भी कीपिंग करते हैं, बैट्समैन हैं। ऑल्दो जब ऋषभ और ये दोनों साथ में खेलते हैं तो फर्स्ट चॉइस जो है ऋषभ पंत एज ए कीपिंग करते हैं और केएल राहुल जो है एज ए फील्डर रहते हैं जब इंडियन टीम में खेलते हैं। और अपनी फ्रेंचाइजी से जब खेलते हैं तो क्योंकि क्विंटन डिकॉक कीपिंग करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, तो हमने राहुल को देखा किस तरह से आउटफील्ड में कैच वगैरह लेते हैं, बहुत अच्छे आउटफील्डर भी हैं। तो अगर हम बैटिंग की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि राहुल एक बहुत ही सीजन प्लेयर हैं और उनको आप हर मैच के लिए मिस्टर कंसिस्टेंट बोल सकते हैं। परंतु अगर हम उसी तरह उसी के अगेंस्ट अगर ऋषभ पंत की बात करेंगे तो स्ट्राइक रेट डेफिनेटली उनकी बहुत अच्छी है, और वो वन ऑफ इनिंग्स की अगर हम बात करेंगे वो बहुत अच्छे खेलते हैं कि आपको 80 रन बनाएंगे, 100 रन बनाएंगे, पर कंसिस्टेंसी जो एक कैप्टन से रिक्वायर्ड होती है या एक सीनियर बैट्समैन से रिक्वायर्ड होती है, वो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत में मिसिंग होती है एज कम्पेयर टू केएल राहुल। हमने देखा कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात करेंगे, पिछली बार जब हमारे बहुत सारे प्लेयर इंजर्ड थे और अजिंक्य रहाणे ने कैप्टनसी करी थी उस समय, कोई 2-3 टेस्ट मैच बाकी थे, उन 3 टेस्ट मैचेस में हमको जीत भी मिली थी, और उस जीत में 2 मैचेस में ऋषभ पंत ने एक में 100 किया था और एक में 80 रन बनाए थे। तो वो उस तरह का प्रोस्पेक्ट है कि गेम एंड डे के ऊपर आपको किसी दिन वो 200 रन भी बना देंगे अगर वो निक में रहे और वो कनेक्ट करते रहे। और हमने पिछले मैच में देखा कि किस तरीके से मुंबई के अगेंस्ट वो जब सेट थे और सेट होने के बाद में एक ऑफसाइड ऑफसम एक बॉल को बहुत जोर से मारने के चक्कर में थर्ड मैन के ऊपर अपना कैच देके चले गए। एज ए कैप्टन आप रिस्पॉन्सिबल शॉट कभी नहीं खेल सकते हैं, आपको सोचना होगा अपनी टीम के बारे में और अपनी कैपेबिलिटी को भी, किस तरीके से मुझ में टैलेंट है उस टैलेंट को जस्टिफाई करना होगा। दोनों ही हमारे भविष्य के बहुत बड़े स्टार हैं और इंडिया के लिए बहुत लॉरेल्स वो लाएंगे, बट ये बिल्डिंग स्टेजेस हैं। आप अपना करियर ब्लॉक बाय ब्लॉक बिल्डअप करते हैं और जहां कहीं आपके करियर में लगता है कि ये छोटी सी चीज़ जो है ये कुछ दिक्कत दे सकती है, तो समय के साथ साथ एज ए क्रिकेटर आपको उसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। संजय सर, सरफराज खान को आज दिल्ली ने अपनी टीम में लिया है, कितना आप इस बदलाव को महत्वपूर्ण मानते हैं? क्या आपकी नज़र में ज़रूरी था ये बदलाव? क्योंकि इसके पहले आरसीबी में रहे सरफराज खान, लेकिन कहीं ना कहीं फिटनेस के कारण विराट कोहली उन्हें प्लेइंग 11 में रहने से कतराते रहे। नहीं, अगर आज वो अब ये देखना पड़ेगा कि आज वो प्लेइंग 11 में है कि नहीं है सर। अगर वो रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और अब क्या आज शायद डेविड वार्नर भी खेलेंगे, तो डेविड वार्नर के साथ वो पृथ्वी शॉ हैं, ऋषभ पंत हैं, तो अब उनका देखना है कि उनको बैटिंग कौन से नंबर पे वो करवाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली बैटिंग तो पीछे ही करेंगे, ऊपर तो वो करेंगे नहीं। 5 नंबर के तौर पर उपयोग, हाँ, तो बिल्कुल वो हैं तो बहुत अच्छे प्लेयर, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि सरफराज बहुत अच्छे। उनका एक फिटनेस का इशू था, अब वो देखना पड़ेगा कि उन्होंने उसको कितना अपने आप को मेंटेन किया फिटनेस को लेके, पर वो एक अच्छा, मतलब जिसको कहते हैं कि दिल्ली के लिए वो एक अच्छा मूव है और मुझे लगता है कि वो अच्छा करेंगे। वैसे दिल्ली के लिए वार्नर का आना एक अच्छी खुशखबरी ही कहा जाएगा, क्योंकि पिछले मुकाबले में एक अप्रत्याशित पराजय का सामना इस टीम को करना पड़ा था। सर, वार्नर के आने से टीम स्टेबल थोड़ी होगी बल्लेबाजी क्रम के लिहाज से? देखिए, बहुत बड़े स्टार हैं वो, पहले ऑस्ट्रेलियन टीम का कैप्टनसी कर चुके हैं और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही बड़े बैट्समैन हैं, बड़े बल्लेबाज हैं वो, और अभी फॉर्म में भी हैं और आकर डेफिनेटली दिल्ली को स्टेबिलिटी देगी। परंतु क्या होता है, आप जिस पर्टिकुलर टीम के अगेंस्ट खेलते हैं उनमें से कोई स्पेसिफिक बॉलर्स होते हैं जिसके अगेंस्ट आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं होता है। अगर हम रवि बिश्नोई की बात करेंगे तो डेविड वार्नर ने 4 बॉलें खेली हैं, 5 रन बनाए हैं और 3 बार आउट हो चुके हैं, हर दूसरी बॉल पे विकेट। तो आप ये मान के चलिए कि एक बॉलर जो है वो आपकी वीकनेस समझता है या एक बैट्समैन है जो उसको रीड नहीं कर पाता है। हमने देखा रवि बिश्नोई की जो गुगली होती हैं वो बहुत कम बैट्समैन उसको रीड कर पाते हैं और डेविड वार्नर उसके सामने बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। और उसी के अगेंस्ट अगर हम लखनऊ सुपर जायंट के केएल राहुल की बात करेंगे तो अक्षर पटेल का रिकॉर्ड उसके सामने बहुत अच्छा है। उन्होंने 14 बॉल में 13 रन दिए हैं और 3 बार केएल राहुल को आउट किया। तो 2 खतरनाक कॉन्टेस्ट
2 अच्छे बैट्समैन, 2 अच्छे स्पिनर, और उनके अगेंस्ट जो उनका अभी तक का रिकॉर्ड है, ये सब हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। आज जाकर उन बॉलर्स को भी उसी तरीके से, उसी माइंडसेट के साथ, उसी वीकनेस को भांपते हुए बॉल करनी होगी। अगर वो करेंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि पुराना जब एक बॉलर होता है तो उसको पता होता है कि मैं किसी बैट्समैन के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करता हूं, तो उसका टेम्पो बहुत अप होता है, हाई होता है, वो बहुत मोटिवेटेड रहता है कि मैं तो इसको 3 बार आउट कर चुका, चौथी बार भी करूंगा। और जो एक बल्लेबाज होता है उसके बैक ऑफ माइंड रहता है, यार मैं 3 बार इसको विकेट दे चुका, मुझे विकेट नहीं देना। तो कहीं ना कहीं दोनों के फेवर में चीजें जो हैं, बैट्समैन क्योंकि ज्यादा सोचता है और फिर उसी जाल में फंस जाता है, तो इस तरह की चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बताता है कि पास में क्या हुआ है, पर वहां जाकर नए दिन में नई क्रिकेट फिर से खेलनी होगी और वहां अपने क्रेडेंशियल फिर से प्रूव करने होंगे। वैसे सर, गेंदबाजी की यहाँ पर बात की तो हम इस पूरे टूर्नामेंट में देखें तो सीम बॉलर की अपेक्षा स्पिनर्स ज्यादा सफल दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या मानते? नहीं, ऐसा नहीं है। सीम बॉलर ने भी, जैसे मैंने कल बोला था, उमेश यादव की अभी बात, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बुमराह ने भी बहुत अच्छी आज बॉलिंग किया था उन्होंने, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। पर चूंकि हिंदुस्तान में आपको मालूम है कि जो ट्रैक होते हैं, स्पिन ट्रैक होते हैं, और जो अभी हमारा समर का मौसम चल रहा है, तो अब विकेट धीरे धीरे टूटना चालू होंगे, तो स्पिनर को तो मदद मिलती ही है यहाँ पर। तो और जैसा सर ने बताया कि जो विश्नोई है वो बहुत अच्छे बॉलर हैं, राइट आर्म लेग ब्रेक बहुत ही अच्छी डाल रहे हैं वो अभी फिलहाल। तो थोड़ा सा मदद अगर विकेट से मिल जाती है स्पिनर्स को तो उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसलिए स्पिनर्स तो अच्छा करेंगे ही हमारे यहाँ। वैसे सर, केएल राहुल, हम देखें कि इस खिलाड़ी के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, और एक बार फिर जहां से ये शुरू करते हैं वहां तक खत्म करने में भी सक्षम है। लगातार निखार आते जा रहा है इस खिलाड़ी में, और इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी जो है वो लगातार हम देखें कि विपक्षी टीम के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनती जा रही। नहीं, डेफिनेटली देखिए, क्या मैंने बोला ना, बैटिंग जो है कॉन्फिडेंस है, और जब एज ए बैट्समैन आप कंटिन्यूसली रन बना रहे हैं, अगर हम इस आईपीएल के संस्करण में भी देखें तो एक मैच को हम छोड़ दें जब मोहम्मद शमी ने उनके पहले ही मैच में पहली बॉल पे उनका विकेट गया था, और वो बॉल भी जो वो बिल्कुल ब्यूटी थी। एक टेस्ट मैच में जिस तरह की बॉलिंग होती है कि आप बॉल ऑफ स्टंप पे बैठती है और आउट स्विंगर होती है, और बिल्कुल बल्ले का मामूली सा इंग्लिश बोले तो किस करते हुए उसको चली जाती है, चूमती हुई उसको चली जाती है। बल्लेबाज तक को एहसास नहीं होता, फील्डर तक को एहसास नहीं होता, क्योंकि कीपर पीछे है और उसको पता होता है। कीपर सबसे पहले होता है, अगर माइन्यूट डेविएशन होगा, क्योंकि वो पास में आवाज़ भी सुनाई देती है, बहुत सारे दर्शक रहते हैं, अंपायर को नहीं सुनता, फील्डर को नहीं सुनता, पर क्योंकि कीपर सबसे नज़दीक होता है तो उसको साउंड भी सुनती है और उसको डेविएशन भी दिखता है कि कोई डेविएशन भी हो। तो मैथ्यू वेड ने वो कैच लिया और वो पहली बॉल के ऊपर आउट हुए थे। उसके बिना अगर हम देखें तो बाकी मैचेस में उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी अपनी टीम के लिए, और मैं तो बार बार जैसा कह रहा हूँ कि वो हमारा फ्यूचर का बड़ा स्टार है, जो जिस तरीके से वो कंसिस्टेंटली 2-3 साल से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2020 की बात ही नहीं, अगर हम टेस्ट मैच की भी बात करेंगे तो जिस कमांड के साथ वो आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल को छोड़ते हैं, बहुत कम बल्लेबाज हैं जिनमें ये वाली कैपेबिलिटी है या जो ये हुनर जानते हैं कि बाहर की बॉल को, ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल के साथ में छेड़खानी नहीं करना है। और वहीं अगर हम देखेंगे, हमने कल भी बात करी थी कि विराट कोहली क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप की बॉल को बाहर से तो कहीं ना कहीं छेड़खानी करते हैं। व्हेन यू आर फ्लर्टिंग विद द डेंजर, तो फिर आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा कि आपको पवेलियन जाना पड़ेगा। और एक बार फिर ये बड़ा अपडेट है कि यहाँ लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। मुंबई में एज ऑलवेज मैंने आपसे कहा कि जब भी आप टॉस जीतेंगे तो आप कोशिश यही करेंगे कि हम सूखी बॉल के साथ बॉलिंग करेंगे और ऑपोजिशन को गीली बॉल के साथ कराएं, क्योंकि ड्यू जो है हमने देखा 8 ओवर 10 ओवर के बाद में फर्स्ट इनिंग में ड्यू आना चालू हो जाता है, और सेकेंड इनिंग में ड्यू इतना ज़्यादा होता है कि आपके लिए फील्डिंग करना जो लगभग या बॉलिंग करना नामुमकिन हो जाता है। तो एक बढ़िया सा सेट फॉर्मूला है मुंबई में, टॉस जीतिए, गेंदबाजी कीजिए और मैच जीते। सर सहमत है निर्णय? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप क्योंकि अब ड्यू तो आप कितना भी इस पे स्प्रे डाल लें, थोड़ा ड्यू तो आएगा ही आएगा वहाँ पर, तो वो तो फायदा उनको मिलने ही वाला है। अब जैसे उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करी है लखनऊ ने, तो उनको इसका तो बेनिफिट डेफिनेटली मिलने वाला है। तो सर फेवरेट टीम की भी बात कर लेते हैं। फेवरेट टीम सर? हाँ, मैं राहुल के साथ जाना चाहूँगा, मुझे क्योंकि उस टीम का बैलेंस बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो लुइस हैं, लुइस की जगह पे अगर वो कोई एक और बैट्समैन को खिलाएंगे तो हाँ, एक इनिंग में उन्होंने अच्छा रन किए और उसके बाद में हमने देखा किस तरह से वो बार बार स्वीप मारने के चक्कर में विकेट देके चले गए।
तो आपको एक बैट्समैन और टॉप ऑर्डर बैट्समैन कंसिस्टेंट चाहिए। वो अगर आज जबकि वो मुझे लग रहा है टीम में है, वो एक छोटी सी कमी मुझे जरूर उनमें नजर आ रही है। अदरवाइज अगर हम देखें तो एक बहुत कंप्लीट टीम नजर आ रही है मुझे लखनऊ सुपर जायंट्स। सर बिल्कुल सर जो बोल रहे थे कि मुझे लखनऊ की टीम ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है कि उनकी जो बैटिंग बॉलिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर है दिल्ली के मुकाबले। तो अब ये आज जो मैच होगा डेविड वार्नर और इन सब के आने से मुझे लगता है कि मैच बहुत जिसको कहते हैं फाइटिंग वाला मैच होगा और मज़ा आएगा मैच देखने में। तो अब सर दिल्ली की तरफ हैं, सॉरी लखनऊ की तरफ है, तो मैं दिल्ली की तरफ चला जाता हूँ। और एक और चीज थी संजय कि मनीष पांडे तीनों मैचेस में रन नहीं बना पाए। तो आज कृष्णप्पा गौतम को उनकी जगह पे लिया गया। तो कहीं ना कहीं थिंक टैंक जो उन सब चीज़ों को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा है कि कौन सी प्लेस है जो ठीक नहीं है और उसको किस तरह से करेक्ट किया जाए। अर्ली सीजन है, 3 मैच हुए हैं अभी तक, 11 मैच और खेलने हैं। तो जो चीज़ आपको थोड़ी बहुत निगल्स जो है, जैसे मैंने कहा था छोटी छोटी इंजरी है, कहीं पे ये यहाँ पेन हो रही है, कहीं हो रही है, जब तक उस पेन को नहीं हटाएंगे शरीर बराबर नहीं चलेगा। तो धीरे धीरे पेन हटा दीजिए, आप परफेक्ट खेलेंगे और आने वाले 11 मैचेस में आपको बहुत अच्छा करना। तो टीमों के बीच में अब कमजोरियों को दूर करने का सिलसिला भी शुरू हो गया और यही वजह है कि रोमांच जो है वो अब और ज्यादा चढ़ता और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो दिल्ली वर्सेस लखनऊ, ऋषभ पंत वर्सेस केएल राहुल, 2 युवा कप्तानों के बीच का ये मुकाबला है और देखना खास होगा कि इन 2 युवाओं से जो क्रिकेट की वायु रोमांच के रूप में हमारे सामने आएगी उसमें कौन सिरमौर बनकर उभरता है। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन डीजीआना न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी। आप हमारे साथ बने रहिए, इजाजत दीजिए, नमस्कार।